नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने और प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए चलाए जा रहे अभियान को तेज करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में नक्सल प्रभावित 10 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, ओडिशा और झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2009 और 2013 के बीच नक्सली हिंसा के 8,782 मामले सामने आए थे, जबकि 2014 से 18 के बीच ये आंकड़े घटकर 4,969 पर सिमट गए हैं। और अब सरकार का फोकस क्या है, राज्यों के साथ किन खास मसलों पर चर्चा हुई और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास को लेकर क्या कुछ एजेंडा है, समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ स्टूडियो में पीके मिश्रा जी हैं, पूर्व एडीजी बीएसएफ, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनिल चौधरी जी हैं, पूर्व सचिव आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, बहुत स्वागत है सर। शुरुआत में करना चाहूँगा अनिल सर आपसे कि जिस तरीके से हम नक्सलवाद को देखते हैं, और मैं आंकड़े देख रहा था पिछले 3 दशक में खासतौर पर काफ़ी तेज़ी के साथ न सिर्फ मामले कम हुए हैं, बल्कि जो ज़िलों की संख्या थी वो घटती हुई नजर आई है और अब महज 10 राज्यों के कुछ जिलों तक ये सीमित हो गया है। पॉलिसी में कहा जा रहा है कि कंटिन्यूएशन में हम उसको तरफ बढ़ रहे हैं और फोकस खास अब जो हो रहा है वो विकास को लेकर है, उन स्थानीय लोगों को शामिल करने की दिशा में। किस तरीके से देखते हैं इस ओवरऑल पॉलिसी को? कविन जी, नक्सलिज्म की समस्या पुरानी है, जटिल है। हाँ, आपने सही कहा कि कई इसकी अब उसकी वो हालात नहीं है जो एक वक्त थे, लेकिन इसके कई पहलू हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी एक हैं, लैक ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी एक है, और जो फॉरेस्ट एरिया है अबूझमड़ जहाँ पर कोई अंदर जा नहीं सकता, 40,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है। वहाँ पर हमारी पकड़ नहीं है, पहुँच नहीं है, वो वहाँ पर पनपते हैं और रात में जाते हैं अंदर। हमारे देखिए जो और स्टेट पुलिस के साथ सीआरपीएफ मिल के ऑपरेशंस करती है, उसमें सक्सेस मिलती है। इंटेलिजेंस गैदरिंग जो टेररिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि अंडरग्राउंड रहते हैं। कहाँ से इंटेलिजेंस मिलेगी, उसको पेनिट्रेट आप कर नहीं पाते हैं। तो है, लेकिन ये सही तरीका है कि देखिए आपके डेवलपमेंट भी हो, लोगों को साथ में रखा जाए, किस तरह वहाँ पर स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, कुछ अपनी गवर्नेंस हो। तो इसलिए नक्सल्स को वहाँ से हटाना है। नक्सल्स जो है ना, वहाँ के ट्राइबल्स जो थे, बास्तर के या जो थे, वो दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे वर सिंपल पीपल मेकिंग ए लिविंग। फॉरेस्ट एरिया से वो काटते थे, वो बेचते थे। वो आपने फॉरेस्ट एक्ट इतना रिग्रेस कर दिया है कि आप छाल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। उनकी जो रोजी रोटी थी वो चली गई। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह उनको किस तरह लाया जाए वापस, कि उनको दिया जाए, कुछ सिखाओ, कुछ काम कराओ, और उसके बाद फिर जो ऑपरेशंस हों। देखिए स्टेट्स मिले हुए हैं, इधर से भागते थे दूसरे स्टेट में चले जाते थे, उसमें सिर्फ आंध्र प्रदेश ने इसको मजबूती से पकड़ के रखा। ग्रे हाउंड्स उनकी एक फोर्स बनाई थी उन्होंने, वो नक्सलिज्म में उन्होंने रिसर्च करी कि क्या उनका पैटर्न है। वो करते थे, गश्त लगाते थे, क्रिस क्रॉस करते थे जंगल में, रात में इधर से आए, उधर से आए, इधर से आए, उधर से आए, छानबीन करते थे। और वो गाड़ियों पे और रोड पे जाके नक्सलिज्म से कब्जा नहीं होगा। लेकिन अच्छा है, सब मिल के बात करें, कौन क्या कर सकता है। और देखिए कहते हैं सब, नहीं हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जो तथ्य है वो सामने आना चाहिए। और उसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो एजेंसीज हैं वो सेंट्रल वो बताएंगी। स्टेट पुलिस वाले तो कहेंगे देखिए हमने तो उन कमर तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन असल में क्या हो रहा है वो पता लगा के फिर देखिए क्या हो रहा है, उसके आगे चलिए। ओके मिश्रा जी, क्योंकि आपने उन इलाकों में सर्व किया है, आज जो बैठक अहम हुई इसमें 3 बड़ी फोकस जिक्र हैं। पहला ये कि सूचनाओं का आदान प्रदान, और जिन इलाकों में, जिन ज़िलों में नक्सल, मैं कहूँ कि यहाँ पर प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, पुलिस या फिर जो फोर्सेज हैं उनको और ज़्यादा बढ़िया तरीके से इक्विप्ड करना, और जो मेजर मैं कहूँ कि थ्रस्ट है वो दिख रहा है कि स्थानीय इलाके में जनता को जोड़ने के लिए कोई संवाद कायम करना और विकास योजनाओं को रफ्तार देना।
कैसे देखते हैं इस नए एजेंडे को? बिल्कुल आपने सही बताया कि मैं तो चले जाता हूँ पहले चारू मजुमदार का जब इंसिडेंट होता था नाइटन में। अब हमने 1973, 74, 75 का बात बोल रहा हूँ, बंगाल में जब ये था। आई वॉज एसपी ऑफ नदिया डिस्ट्रिक्ट। तब जब था पहला फर्स्ट फेज ऑफ नक्सल मूवमेंट चारू मजुमदार का, उसको हमने खुद देखा है। और उसमें गोरा सरकार जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट नक्सल लीडर, ही वॉज किल्ड बाई मी। अभी का मैं जो देख रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीमित हो गया है। क्योंकि अभी आज जो मीटिंग अमित शाह जी का हुआ वो 10 स्टेट के साथ ही हुआ है और उसमें तकरीबन 80 या 85 डिस्ट्रिक्ट में अभी सीमित हो गया है। अभी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस एरिया का देखना है, क्योंकि अभी अमित शाह जी ने 1000 करोड़ उन्होंने सैंक्शन किए हैं स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। ये जो है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो पर्टिकुलरली जो गैप्स है, जो हमारा सिक्योरिटी का गैप्स है और जो लोकल लोग जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उसमें पावर का आएगा, हेल्थ का आएगा, रोड्स का आएगा, प्लस हमारा जो फोर्स है, जो पैरामिलिट्री फोर्स और आईआरबी बटालियंस है, उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट एंड ऑपरेशनल फिटनेस, इसके ऊपर पूरा मद्देनजर रख करके उन्होंने उन सभी चीफ मिनिस्टर और डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी उनसे बात किए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब अब देख लिए 1 महीने में जितना ऑपरेशन हुआ है, मैं अनिल चौधरी साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इंटेलिजेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस हमारा स्टेट से आता है। मैं उसमें बताना चाहता हूँ लास्ट 1 मंथ में जो हमारा 4 ऑपरेशन हुआ था, चारों के चारों ऑपरेशन में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी अच्छा काम किए हैं और 21 मिलिटेंट नक्सलाइट्स जो मारे गए हैं। ओनली सैटरडे जो ऑपरेशन हुआ बस्तर में, ओरछा में जो हुआ, उसमें 5 मिलिटेंट मारे गए और उसमें 5 हथियार के समेत काफ़ी एम्युनिशन बरामद हुआ है। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस हमें मिल रहा है। और जो पहले था हमारा जो इन्फॉर्मर्स जो थे, जो लोकल इन्फॉर्मर्स थे, उनको नक्सलाइट्स ने मार देते थे, उनके बारे में पता लग जाता था। अभी जो है जिस तरीके से लोकल इन्फॉर्मर्स अभी आते हैं, उनके बारे में पता लगना मुश्किल हो रहा है। और मैं अबुस्मार खुद गया हूँ, अबुस्मार में मैंने रहा भी हूँ। ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ मिस्टर चौधरी के साथ कि अबुस्मार में पेनिट्रेशन करना बहुत जरूरी है। ये जो 40,000 किलोमीटर का एरिया है, हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ बाहर से हम पेनिट्रेट करें 5-10 किलोमीटर, फिर उसके बाद हम विड्रॉ कर जाए। एडवांस विड्रॉल का टैक्टिक्स जो चल रहा है, ये 50 साल हो गया, उसको बंद करना पड़ेगा। हमको जो है पेनिट्रेट अंदर करना पड़ेगा। उसके लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो अभी अमित शाह जी ने दे रहे हैं और कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट्स, उसके साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो आईआरबी बटालियंस और स्टेट रिजर्व बटालियंस, इनका बहुत जरूरी है। और जो लोकल लोग हैं, जो लोकल्स हैं, जैसे बता रहे थे हमारा जो ट्राइबल्स है उस एरिया को, सिर्फ ट्राइबल्स का डेवलपमेंट है, उनका जो हक है वो चीज उनको जरूर देना पड़ेगा ताकि वो उभर करके आपके पास वापस आएंगे और वापस आए, वो आपके साथ खड़े हों। मैं इसका देख चुका हूं। मैंने वहां पर उड़ीसा में मैं कोरापुट में गया था। वहां पर कम से कम 7-8 वहां गांव के लोग जो हैं, उन्होंने नक्सलाइट्स को छोड़ कर उनको मदद करने के सिवाय उन्होंने स्टेट को मदद करने के लिए आगे हैं स्पीकर। कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि पिछले में 7 साल में देख रहा था, खास तौर पर जहां पर वहां का जो यूथ था या जो लोग नक्सलवाद के साथ मैं कहूं जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे राज्य सरकारों के साथ या फिर मुख्य धारा में लौटने की कोशिश की और उन्होंने शुरू किया। और आलोक जी, क्योंकि आप लंबे अरसे से पत्रकारिता में हैं और आपने अलग अलग उन राज्यों में देखा है करीब से, पहले ये माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ ताकत के जरिए या फिर मैं कहूं कि नक्सलवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस चलाकर हम खत्म कर सकते, लेकिन धीरे धीरे पॉलिसी चेंज होती रही और अब डेवलपमेंट, जो स्थानीय लोग हैं उनको जोड़ना, उनके रोजगार की बात हो रही है। और अब एक इससे किस तरीके से ज़मीन पर उतारा अगर जाए, वो चुनौतियाँ क्या दिखती हैं? क्योंकि यहाँ पर हम जो स्कीम्स की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, पेपर पर काफ़ी मजबूत दिखती है वो। जी बिल्कुल, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत आज सामयिक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो हम पाकिस्तान है हमारा दुश्मन, जो वहाँ से घुसपैठ करके और आतंकवादी और भेजता रहा।
ये जो हमारा नक्सल इलाका है भारत का, ये अंदर का होते हुए पिछले वर्षों के दौरान, अभी ठीक कहा, मोदी सरकार आने के बाद पहले भी होता रहा है, हमारे कितने नेता वहाँ मारे गए, कितने सीआरपीएफ के जवान मारे गए, पुलिस के जवान मारे गए। पिछले कुछ वर्षों में जो डबल ये स्ट्रेटजी है, जो अभी चौधरी साहब और मिश्रा जी कह रहे थे, लगातार ये कोशिश हुई है कि आप डेवलपमेंट करिए। और अभी मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, केवल गांव वाले नहीं, मैं मिल के आया था अभी 2-4 महीने पहले, छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले, जो वहाँ डीएम अवस्थी हैं, जो पुलिस के अब महानिदेशक भी हो गए और वो वहाँ के पहले प्रमुख थे इस तरह के नक्सल ऑपरेशन में। तो उसके बाद हमने वहाँ देखा कि नक्सल में भी सरेंडर करके लोग आने लगे। केवल पहले गांव के वो कह नहीं, अब उनके लोग जब सरेंडर करके आ जाते हैं, वो समझते हैं कितना गलत काम है, उनको भ्रम करके, जैसे होता है ना अफीम खिला करके, उनको वो जीवन में शादी नहीं कर सकते हैं, वो लाइफ में कुछ जी नहीं सकते अपने ढंग से। उनको जो बहके हुए युवा हैं, उनको जोड़ने की कोशिश हाल के वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर के जो किया, आज भी जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड में आप देखिए, छत्तीसगढ़ तो अभी भी बीच में होता है, झारखंड में कितना कम हो गया इस समय। इस पूरे ऑपरेशन से एक बड़ी सफलता इस बात की है कि लगातार कम हो रहा है, या सरेंडर हो रहे हैं या नक्सली मारे जा रहे हैं। आप जैसे कहते हैं गिने धीरे धीरे उस इलाके में डेवलपमेंट भी हो रहा है, जो आपने मुद्दा उठाया। दंतेवाड़ा में बिल्कुल जो लगा हुआ पूरा सबसे खतरनाक इलाका है, हाँ अभी कल परसों भी कुछ वहाँ पर घटनाएं हुई, उसमें भी इतना अच्छा स्कूल बनाया है, 100 करोड़ रुपए का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति तक गए हैं। ऐसा स्कूल आपको यहाँ के डीपीएस और जो बड़े पब्लिक स्कूल होते हैं उससे अच्छा उन प्रभावित बच्चे जो उनके हैं, तो उनको लगता है नहीं हमारा विकास हो रहा है। वहाँ स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं जो बड़े बड़े स्कूल के जो करा गए, बल्कि एक तरह से जो बच्चे निकल रहे हैं उनको तत्काल रोजगार मिल रहा है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने वहाँ बाकायदा ऐसा जो सेंटर खोल करके उनको ट्रेन करने की सुविधाएं दी हैं। तो सरकार, समाज, औद्योगिक क्षेत्र के लोग, नक्सल समस्या एक अपने यहाँ जो कैंसर बन गया था, उसका इस तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है कि उसके बाद वहाँ दिखाई न दे, क्योंकि वो लोग भले लोग, ईमानदार लोग, वहाँ पर इतना ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है और ये उनको डर दिखाया जाता है कि यहाँ यदि विकास होगा, नक्सली क्या करते हैं, तुम्हारी ज़मीन, उनकी ज़मीन, उनके खदान से उनको कैसे लाभ हो सकता है। कितने करोड़ों रुपया जो हाल में सरकार दिया है, और गृहमंत्री अमित शाह तो इस बारे में संकल्प मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने और मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी बनाई गई कि हम यहाँ जो इस तरह के लोग हैं, जो हमारे आदिवासियों का जिस तरह से कर रहे हैं, तो रघुवर दास जी आप पूछिए, झारखंड में उन मुख्यमंत्री से कुछ समय पहले हमारी बात हुई, तो वो मान रहे हैं कि हमने इतना कम कर दिया कि अब लोग वहाँ पर्यटन की दृष्टि से झारखंड में जाने लगे। छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन के कुछ इलाके हैं वो ऐसे हैं, जो वाटरफॉल्स वहाँ का है, उसको मतलब आप समझिए कि मेरा ख्याल है आप लोग मिश्रा जी तो गए होंगे कि जहाँ आपको नियाग्रा का वाटरफॉल याद आता है, मतलब उसको अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, आपको भी आपकी टीम में, आप भी तो गए, आपने आदिवासी इलाकों पर बहुत स्टोरी की है जी। तो मुझे लगता है कि ऐसे इलाकों में विकास के साथ, लेकिन हाँ बहुत ही दृढ़ता के साथ नक्सली यदि जहाँ हिंसा फैलाते हैं, चाहे वो बाहरी सहायता हो, यहाँ की सहायता हो, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सहायता हो, इसको कहते हैं कि यदि फंडिंग में उनको पास कहीं पैसा, हथियार खरीदने के लिए क्यों पैसा आता है, यदि उनको नियंत्रित किया जाए, उनको सही रास्ते पे लाया जाए, उस दिशा में सरकार का एक कदम मुझे लगता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आज जो मीटिंग की गई है, इससे आने वाले समय में और अधिक उस क्षेत्र में विकास हो सकेगा। अनिल सर, 2-3 चीज़ें और चाहूँगा समझना कि क्योंकि हम जब कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं और लोकल लोगों को साथ खड़ा करने की काफ़ी प्रगति है, लेकिन अभी भी चुनौतियों के लिहाज से उन इलाकों में अगर हम नक्सलवाद पर पूरी तरीके से चोट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट एक बड़ा हथियार हो सकता है, रहा है, अब तक नतीजे बताते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा तेज़ करने या फिर इसको ज़मीन पर और ज़्यादा मजबूती के साथ उतारने में चुनौतियाँ क्या दिखती हैं? देखिए, मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा फिर बताने के लिए कि पता लगे पहले नक्सलाइट्स कहाँ हैं, एरिया इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसा कि कहा गया कि वो जो सोर्सेज थे उनको मार देते थे। टेक्निकल इंटेलिजेंस की जो आपने बात करी, वहाँ पर अब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस माइंड्स ले करके ही एक्सप्लोजन्स करते हैं। उनको मालूम है यहाँ से जब गुजरेगा पुलिस का जत्था तो वो कर देते हैं। उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली आप यूएवीज ऊपर से जाके फ़ोटो नहीं ले सकते क्योंकि इतना घना जंगल है, उसको पेनिट्रेट नहीं करती हैं कैमरास की रेज। तो दूसरी बात जो सही कहा मेहता साहब ने, अगर लोग अपने साथ आए, एक देखिए 2004 में एक जॉइंट टास्क फोर्स बना था सारे स्टेट्स 10 को लेके, मैं होम मिनिस्ट्री में था, आई वाज हेडिंग दैट। हर स्टेट में जाके हम लोग साथ में कहते थे देखिए ये किसी एक का नहीं, राज का नहीं है, पूरे देश के लिए चुनौती है, सब मिल के करेंगे, आप ये करिएगा, आप वो करेंगे, और एक दूसरे से राब्ता रहता था। आज हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जाएगी या महाराष्ट्र, अब वो जो है
गढ़चिरौली के लोग जाएंगे तो नदियों पे जाएंगे। तो ये सब कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, और कोऑर्डिनेशन अगर होम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं तो अच्छी बात है मैं कहूँगा। और लोगों को वापस लाने का देखिए अच्छा है, अब वापस आ जाए, लेकिन एक दफ़े जुलूम क्या कहते थे उसको, सलवा जुलूम, सलवा जुलूम वो शुरू किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्रश कर दिया। तो देखिए, तो सलवा जुलूम भी अच्छी यही थी, इनिशिएटिव यही था, बहुत पहले लिया गया था उसमें कि हाँ भाई इनको लाया जाए। फिर सलवा जुलूम गया, फिर उसके बाद उनको कहीं पुलिस में भर्ती किया गया, जो सलवा जुलूम के लोग थे उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया, तो वहाँ फिर नक्सल फिर पहुँच गए, उनको ले गए। तो पकड़ अपनी जब तक नहीं पूरी होगी, आपके रोड बिल्डिंग जो करते हैं वो मालूम है नक्सल्स को, आज रोड ओपनिंग पार्टी जाएगी, जब इंजीनियर जाएंगे, लेबर जाएगी, तो वहाँ पर फोर्स जाएगी, तो उनको मालूम है। जब वो जाएगी तो देखिए हम लोग जाते हैं सवेरे नाश्ता करने के बाद निकलते हैं, और नक्सल जो होते हैं वो दिन में सोते हैं, रात में ऑपरेट करते हैं। तो हमको भी रात में पुलिस फोर्सेस को स्टेट की हो, और सबसे इसमें कारगर रहेंगी स्टेट, उनको मालूम है, लैंग्वेज मालूम है, इथॉस मालूम है, और वहाँ का जो माहौल सब मालूम है। जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है, दे हैव टू असिस्ट देम, एंड साथ मिल के करें तब होता है काम। मिस्टर जी, कोऑर्डिनेशन शुरू से बड़ा चैलेंज रहा है, जैसा कि चौधरी साहब बता रहे हैं कि ये की फैक्टर है अगर हम किसी भी समस्या को, और ख़ासतौर पर आतंकवाद या फिर नक्सलवाद जब बात करते हैं, उसको हम अगर ख़त्म करना चाहते हैं, उस पर लगाम लगाना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन के लिहाज से, और दूसरा वहाँ पर कनेक्टिविटी के लिहाज से क्या कुछ कमी आपको दिखती थी जो अब बदलती दिख रही है? बिल्कुल, मैं सीधा इसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि दरबार घाटी इंसिडेंट जब हुआ था, जब महेंद्र शर्मा जी और बीसी शुक्ल जी मारे गए थे, उसके दूसरे दिन मैं खुद दरबार घाटी गया था, और वहाँ से हमें तुलसी डोगरी तक गया था, जहाँ पर इन्होंने विड्रॉ करके उड़ीसा के मालकानगिरी को चले गए थे। तो वो जो हमारा बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर जो है, वो तब वहाँ पर मैनिंग नहीं होता था, कोई भी पुलिस फोर्स वहाँ पर मुतैन नहीं किया गया था। उस मुताबिक उड़ीसा आंध्र बॉर्डर भी खाली पड़ा था। अब अगर आप देखेंगे तकरीबन काफ़ी IRB बटालियंस, हमारे जितने स्टेट बॉर्डर्स हैं, जहाँ पर कि एक ग्रुप जैसा रमन्ना ग्रुप आंध्र का, वो उड़ीसा में आ करके उन्होंने प्लानिंग किए थे ये दरबार घाटी इंसिडेंट करने के लिए। छत्तीसगढ़ में प्लानिंग देखिए, आंध्र ग्रुप उड़ीसा में प्लानिंग कर रहे हैं, मालकानगिरी में हिट कर रहे हैं, दरबार घाटी में, छत्तीसगढ़ में। तो इनको जो इंटरस्टेट मूवमेंट इनको बड़ा इजी रहता था, क्योंकि ना उनको ड्रोन से कवरेज किया जाता था, ना हमारा कोई ट्रूप्स वहाँ पर स्टेट बॉर्डर में मुतैन थे। अब जो है, जो कोऑर्डिनेशन अभी हुआ है, तो उसमें ये मिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम से भी शुरू हुआ है। मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहता हूं कि उस टाइम से शुरू हुआ है कि इंटरस्टेट बाउंड्री जहां पर कि इन्होंने अंदर चले जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर उनको आया आंध्र से। आंध्र से जब इनको भगा दिया गया, तो इन्होंने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में, इस एरिया में उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया। अब जो हो रहा है, कम्युनिकेशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, दोनों टाइप का कम्युनिकेशन फ्रॉम एयर टू ग्राउंड विथ वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल टावर्स का, वहाँ पर काफ़ी मोबाइल टावर्स बना जाता है, प्लस रोड कम्युनिकेशन, रेलवे कम्युनिकेशन, इसका जो बढ़ोतरी हो रहा है, इसके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ रहा है। और वहाँ के लोग अभी आ जाते हैं, गवर्नमेंट के फेवर में आ जाते हैं, इन्फॉर्मर्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी मैं आपको अभी बता रहा था कि लास्ट 1 मंथ में जितना इन्फॉर्मेशन हमें मिला है छत्तीसगढ़ में और बस्तर में, पर्टिकुलरली आबूसमार एरिया में, कभी नहीं मिला था। इसलिए आप देखेंगे सक्सेस बहुत हो रहा है। मैं अनिल साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो लगाते हैं, वो कभी कभी उसमें जो है फंस जाते हैं, क्योंकि इतने लंबा स्ट्रेच है। जब आप जाएंगे तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को ट्रैक करना, उसको डिटेक्ट करना ग्राउंड के अंदर में 3 फीट 4 फीट के अंदर में, या तो ड्रोन से या सैटेलाइट से, बहुत मुश्किल होता है इतना लंबा स्ट्रेच में। फिर भी कोशिश जारी है और काफ़ी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस पकड़े जा रहे हैं, उसको डिफ्यूज कर रहे हैं। और मैं श्रेय देता हूं जो स्टेट का IRB बटालियंस, इनको ट्रेनिंग BSF और CRPF से मिल चुका है, और लेटेस्ट इक्विपमेंट गैजेट्स भी
दिया जा रहा है। आलोक सर, एक आखिरी कमेंट चाहूँ कि जिस तरीके से डेवलपमेंट को मैं कहूँ कि इस पूरी समस्या से ख़त्म करने की दिशा में कारगर कदम माना जा रहा है, इस बैठक में आने से पहले अलग राज्यों की ओर से जो बयान आ रहे थे, मुख्यमंत्रियों की ओर से या राज्य सरकारों की ओर से, उन्होंने कहा कि फोकस में ये करना है कि जिस तरीके से उन प्रभावित इलाकों में ज़्यादा योजनाएं, उनको ज़्यादा फंडिंग दी जाए, और उसके लिए वो चाहते हैं कि केंद्र पहल करे, क्योंकि वित्तीय संकट हम सब जानते हैं राज्यों के सामने किस तरीके का है। जैसे देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है, चूँकि आदिवासी इलाके हैं, वहाँ विकसित करना भी ज़रूरी है, उनको सशक्त करना, उनकी शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं। देखिए, बने चाहे वहाँ के आदिवासी या जनता है या सामान्य जनता, और दूसरी तरफ सीआरपी के जवान, पुलिस के जवान, वहाँ जो मच्छर, वहाँ के जो जिस तरह के जंगलों में जिस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, उससे रक्षा के लिए इंतजाम। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, मेरा ख्याल है हमारे मिश्रा जी और चौधरी जी भी बता रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर भारत सरकार इस मामले में बिल्कुल अधिक से अधिक साधन सुविधाएं दे रही है, नई योजनाएं दी जा रही हैं ताकि उनके लोगों को लाभ कैसे मिल सकता है। जैसे मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट का बताया, इस तरह से स्वास्थ्य की योजनाएं कैसे उनको घर घर जा करके उनके लिए कैसे सहायता हो, कैसे वो स्वरोजगार। और मैं सचमुच में मुझे आश्चर्य होता है, कई आदिवासी महिलाएं वहाँ पर ई रिक्शा चला करके भी, जहाँ थोड़ा सा भी कस्बे जैसे इलाके हो गए, वो आर्थिक साधन संपन्न मैंने एक तरह से हो रही हैं। आप आज जो मैं उसके अमाउंट बताना बड़ा लोग आश्चर्य करेंगे, विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ, कई बार जो बच्चे सामान्य MBA करके आए हैं, उनको जितना नहीं कमा पाते, वो 10,000 12,000 मिल रहा है, वो 15-20 हज़ार से ज़्यादा कमाने लगे हैं। तो मैंने कुछ बेचती है सामान, वो हाट बाज़ार में जाती हैं, कुछ और काम करते हैं। ऐसी महिलाओं के बाकायदा आपने ऐसे विजुअल्स हैं, लोग देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब इस तरह की योजनाएं कि महिलाएं यदि सशक्त होंगी, जो पहले वो लोग महिलाओं को भी ले जाते थे कि शादी नहीं करेंगे, या महिलाओं को भी इस तरह से नक्सली बना देते थे, विकास की योजना ही सबसे बड़ा रास्ता है। पंचायतों को, पंचायतें जितनी सक्षम हुई हैं और उनको सीधे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एक तरह से गाँव में जब एम्पावरमेंट होगा, जब उनका डर खत्म होगा, पुलिस पहले तो नक्सली से डरते थे, अब उनको समझ में आ रहा है और वो समझाया जा रहा है जहाँ जहाँ आवश्यक है। और आप ऐसे ही देखिए, अभी तो फिर छत्तीसगढ़ में एक उपचुनाव होने वाला है, इतने सांसद चुन के आए थे, लेकिन उनको मार दिया गया, चूँकि उनको लगता है कि नहीं, जनता ने उनको चुन लिया। कितनी बड़ी बात है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उस सारे क्षेत्र में लोगों ने, लाखों की संख्या में लोग वोट डालते हैं और अपनी पसंद के उम्मीदवार, अब उस पर सही जैसा कहा, वो कहाँ पर बम लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे, उनको रोकने के लिए सड़कों बनाने की ठेकेदारों से वसूली करते थे, अरे नेताओं से वसूली करते थे। अब उस पर नियंत्रण तो कम से कम हो रहा है, ताकि वो, उनको साधन नहीं मिलेंगे और हथियार नहीं मिलेंगे, तब वो हमारे जो विकास की योजना है उसको रोक नहीं पाएंगे। अनिल सर, एक आखिरी चीज़, यूथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कहा गया कि वनरेबल है, और ख़ासकर ज़्यादा छोटे बच्चों को शामिल करने की दिशा में, उनके लिए क्या कुछ कारगर कदम आपको लगता है जो हम उठा रहे हैं या फिर आगे ले सकते हैं? कविन जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है सुन के, जैसे कि कहा मेहता साहब ने, मिश्रा जी ने, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच हूँ, मुझे रिटायर हुए काफ़ी टाइम हो गया। अगर ये हो रहा है तो सही हो रहा है, और यूथ को तो वापस लाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हथियार पकड़ते हैं, बूढ़े लोग नहीं जाते हैं लड़ने। तो यूथ को वापस लाए हैं, उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट की अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, तो अच्छा कदम है। मेरे ख्याल से इसी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको बताएंगे कि देखो ये करो, इससे तुमको रोज़ी रोटी चलेगी, तुम्हारा फैमिली का सारा खर्चा चलेगा। और वो नक्सल दे देते थे, ये लो राइफल, ये हथियार लो, और ये लो 5,000 रुपये तुम्हारे फैमिली को जाएंगे, तो वो लोग बेचारे लाचार। सिलाई मशीन, महिलाओं का आपने नाम लिया, मैं देख के आया हूँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर में, इतनी महिलाएं ट्राइबल अलग अलग ड्रेसेस में, और वो सिलाई सीख रही है। और सिलाई सीख करके यदि वो दिन भर में 50 रुपये 200 रुपये कमा लेंगी, तो उनके लिए, उस इलाके के लिए बहुत बड़ा पैसा है। बहुत संक्षेप में बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, जो हेल्थ ग्राउंड में और पर्टिकुलरली सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में जो भर्ती हो रहा है, जैसे कश्मीरी यूथ को अभी चल रहा है प्रोग्राम, उस मुताबिक स्टेट IRB बटालियंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में काफ़ी यूथ जो है नक्सलाइट्स एरिया से लिए गए हैं, और उसके साथ साथ महिला जो हैं वो भी ज्वाइन किए हैं, और उनको वहीं के वहीं उसी टेरेन में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, भर्ती, और वहाँ पर उनका इस्तेमाल वहीं पर इस्तेमाल हो रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छा है कि वहाँ के यूथ जो हैं वो अभी उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनको लिया जाता है, सशक्तिकरण चल रहा है, और उनको स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग भी वहीं पर दिया जाता है। चलिए, अनिल से कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कविन जी, देखिए मैं एक बताऊंगा कि हमारे फोर्सेस को इक्विपमेंट वाइज में हम बहुत पीछे हैं। CRPF के पास हेलीकॉप्टर नहीं है, BSF के पास है,
तो सीआरपीएफ को जो इवैक्यूएशन करना है मेडिकल ग्राउंड पे वो मिलना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स वाले देते हैं लेकिन उनके पास अपने नहीं है, उनके अपने होने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।